सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एकेडमी एंड दिस और संदीप भैया। और आज से अपन लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का एक प्यारा दुलारा। मतलब आज से अपन लोग फिजिक्स ही स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे पता है तुम लोगों ने फिजिक्स के क्लास के लिए काफ़ी वेट किया, बट डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ। लेकिन क्लास के कुछ रूल है। रूल ये है कि अगर तुम मेरी क्लासेस प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, अगर तुम मेरी क्लासेस प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर तुम गैप करते हो तो बहुत सारी चीजें तुम खुद ही वहीं छोड़ दोगे। और अगर तुम 3 दिन लगातार मेरी क्लास गैप करते हो तो उसके बाद से फिर तुम्हें फिजिक्स समझ में आना मेरे क्लास में बंद हो जाएगा, अगर तुम्हें पहले से नहीं आता है तो। अगर तुम नए हो, तुम्हें फिजिक्स नहीं आती है, तुम्हारा 11th वीक है, 11th भ्रष्ट हो चुका है, और साथ ही साथ तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल सा क्या करना है, डेली क्लास अटेंड करना है। मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, डेली क्लास अटेंड करना है, ठीक है? डेली क्लास अटेंड करना है। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, नोट्स बनाने हैं। क्या करना है भाई? नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद से क्या करना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मैं असाइनमेंट में दूंगा उसको तुम्हें क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो भाई फिजिक्स में कुछ खास नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि हमें फॉर्मूला तो आ जाता है, फॉर्मूला तो समझ लेते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते हैं तो हम उस फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ऐसे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं कि अच्छा हमें आ गया v बराबर u प्लस ए टी, तो ये जरूरी नहीं है कि हम हर जगह उस फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट ही कर पाए। तो अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया उस काम को आप शुरू कर दो। ओके, ठीक है? ठीक है नितिक तोमर, एम आई ऑडिबल? मेरी मेरी आवाज आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कह रहा हूं? ओके, एक बंदा तो माइक ऑन ही रखो, ठीक है? चलो, ये बात समझ में आ रही है? ताकि हाँ ना करते रहोगे तो मुझे समझ में आएगा। अब चूंकि क्या है ना कि फिजिक्स अगर आप पढ़ने जा रहे हो, पहली बात, मेरे जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ एग्जाम्स के लिए। दिस इज डिजाइन फॉर बेसिकली फॉर क्लास 11th स्टूडेंट। अगर आप क्लास 11th में हो तो भी आपको ये देखना चाहिए, अगर आप अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत करना चाहते हो तो। अगर आप जस्ट 11th में आए हो, या फिर अगर आप 11 से 12th में चले गए हो और आपका 11th गोल हो चुका है, तो भी आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करिए। और साथ ही साथ अगर आप एएमयू ट्रिपल ई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरे मार्केट में एएमयू बीटेक से बेस्ट लेक्चर्स इसके अलावा शायद ही कहीं मिले। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूट्यूब पे कहीं अवेलेबल है सबसे बेस्ट तो दिस इज, या फिर अगर कोई ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है सबसे बेस्ट तो दिस इज। और अगर कोई नीट का बंदा है, नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहा है, अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी है। जेईई मेन वालों के लिए भी है। अगर कोई एएमयू बीएससी या एनडीए या डब्ल्यूबीजेई, बिट सेट, वीआईटी, एमएससीईटी, कॉमेट के या किसी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहता है तो ये इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। मतलब फिजिक्स की शुरुआत अपन यहां से करेंगे और फाइनल जाते जाते तुम एक प्रो लेवल के खिलाड़ी बन जाओगे। तो फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होनी है। तो मैं कुछ अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं 11th 12th पूरा मिक्स करके पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं 11th का ही पोर्शन पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं पूरा 11th नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा 11th अपने 12th में नहीं काम आने वाला है। 11th का कुछ पार्ट अपने में ज्यादा काम आने वाला है। जैसे अपन लोग मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स पूरे के पूरे फिजिक्स में काम आने वाला है। तो हम लोग ना ऐसा क्या करेंगे कि पहले तो हम बेसिक, आज अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो चैप्टर 0 है। वो चैप्टर 0 है जहां पे हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स को ही हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा बात है कि अगर जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है उसको फिजिक्स में बड़ा दिक्कत होता है। नीट वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत फिजिक्स में होती है। रीज़न ये है क्योंकि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है। तो हम चैप्टर नंबर 0 से शुरुआत करेंगे और हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन मैथ्स में मैं पीएचडी नहीं करवाने वाला हूँ। मैथ्स तुम अभी पूरे साल भर पढ़ोगे, ठीक है? तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन इन मोशन जो हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा।
ठीक है, यूनिट डायमेंशन और दूसरा यूनिट और डायमेंशन हम पढ़ेंगे, और उसी में एरर भी पढ़ेंगे। हालांकि एरर के सवाल एमयू वगैरह में कम आते हैं, बट जितना आता है उतना हम पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, तीसरा हम एनएलएम पढ़ेंगे। एनएलएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप नहीं सीखते हो तो आपकी फिजिक्स में बजना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। फिजिक्स में आपकी लगेगी अगर आपको एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी और रोटेशन नहीं आता है। तो पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स है ना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इस मैकेनिक्स को कहीं पे भी यूज किया जाएगा। मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो भी यूज करूंगा, मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो भी यूज करूंगा, ईएमआई पढ़ाऊंगा तो भी यूज करूंगा। अगर आपको मैकेनिक्स अच्छे से नहीं आती है तो आपकी बजेगी, और पूरे साल बजेगी। अगर आप चाहते हो कि कायदे से आपका एग्जाम निकल जाए और आगे चल के आप अच्छे इंजीनियर बन पाओ, तो भाई साहब इस मैकेनिक्स को कायदे के साथ पढ़ लीजिएगा। वरना भाई मतलब पूरा का पूरा फिजिक्स और पूरी की पूरी इंजीनियरिंग बेस्ड है इसी पर, क्योंकि मतलब ना तो वेलोसिटी चेंज होने वाली है, ना तो फोर्स चेंज होने वाला है। अब आपके जीवन में सिर्फ वेलोसिटी वेलोसिटी होगी, फोर्स ही फोर्स होगा, और एक्सीलरेशन ही एक्सीलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताते चलिए भाई लोग। ओके ओके ओके। अरे आवाज आने के लिए कोई एक बंदा हैंड राइज कर लो, मैं आपको माइक दे देता हूं, और जब आपको डाउट आएगा तो आप हैंड राइज करिएगा, मैं माइक दूंगा, देन हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आप में से सब लोगों को समझ में आ रही है? जो लोग भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस सर, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन जब तुम खत्म करोगे ना, तो वहीं से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेके जाऊंगा। अब क्या है कि हमारे पास जेई देने के लिए जनवरी तक का टाइम है, और एएमयू देने के लिए मान के चलो अप्रैल और मई तक का टाइम है। अप्रैल और मई तक का टाइम है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम अच्छे से फिजिक्स के अच्छे खासे ज्यादातर चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छा ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो अगर आप जेई में या एएमयू में अच्छे ढंग से परफॉर्म करना चाहते हो, तो भाई साहब आपको मैं जिस तरीके से लेके चल रहा हूं ना, आप उस तरीके से करते चलो। अगर आप नए भी बंदे हो ना, तो भी इतना तो कर ही लोगे कि आप एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओ। ठीक है गाइस? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर साहिल अहमद? चलो ओके तो आज का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, ये अभी चैप्टर 0 इसको नाम देते हैं, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है। बट मुझे पता है कि तुम्हारा मैथमेटिक्स उस लेवल का नहीं होगा कि तुम अब फिजिक्स को फिजिक्स में इंप्लीमेंट कर पाओ। अब चूंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैं मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, और जिस तरीके से मैं बोला हूं अपन लोग उसी तरीके से चलेंगे ताकि धमाल मचे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, तुम लोगों में से मोस्टली लोग मुझे जान ही रहे होगे। तो गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मैंने 2 बार गेट क्वालिफाई किया है, और मैं यहाँ पर तुम्हारा एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ, और साथ ही साथ मैं करियर काउंसलर भी हूँ। अब तक मोर देन 1000 स्टूडेंट, हजारों बच्चों का मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया है, और हर साल मैं हजारों बच्चों को मेंटर करता हूँ, और मेरे गाइडेंस में रह के बहुत सारे बच्चे अभी बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज, एनआईटीज, जैक दिल्ली के डीटीयू, एनएसयूटी और एएमयू जैसे कॉलेजों में अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो अपने मेंटर पे भरोसा रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मेंटर पे भरोसा रखिए, और अगर आप मेंटर पे भरोसा रखते हैं तो आपका नैया पार हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, एम आई राइट? ठीक है, तो अब हम बेसिक बेसिक बात करेंगे। ठीक है, तुम में से सबको मैथ्स आता है? बेसिक मैथ्स आता है? चलो सारे लोग बोलो, आप में से सबको बेसिक मैथ्स आता है? बेसिक मैथ्स आता है? सारे लोग बोलो भाई, चैट बॉक्स में बोलो, बेसिक मैथ्स आता है या नहीं आता है? आता है ना? बेसिक मैथ्स आता है ना? ओके, ठीक है ठीक है। चलो, अब बेसिक मैथ्स हम पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा अपना, अब मैं इस क्रम में लेके चलना स्टार्ट करूंगा। पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन फंक्शन हम पहले फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन के बाद टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और टिग्नोमेट्री के बाद से हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, या तो ऐसे बोल लो ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ पढ़ेंगे। अब ग्राफ में ना हम सबका पढ़ेंगे, पहले हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे, और उसके बाद से मतलब पॉलिनोमियल्स को हम सॉल्व करना सीखेंगे, और उसके बाद से हम उनका ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्योंकि ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अपना पैराबोला कहलाता है, पैराबोला कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग सर्कल पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान मत हो। उसके बाद अपन लोग सर्कल पढ़ेंगे, उसके बाद अपन लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, मतलब कुछ और ग्राफ्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से अपना इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो ये कुछ ज्योमेट्रीज हैं जिनके हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और उनके इक्वेशंस को हम पहचानना सीखेंगे, क्योंकि पूरे फिजिक्स में हमें उसका बड़ा यूज पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से अपन लोग क्या सीखेंगे, कैलकुलस सीखेंगे, कैलकुलस सीखेंगे। अब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इंटीग्रेशन सीखेंगे, और उसके बाद से इस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीखेंगे, जिसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसके बाद से हम इंटीग्रेशन का भी मतलब एप्लीकेशन सीखेंगे कि इंटीग्रेशन करने से हमें फायदा क्या होता है और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है। तो हमको उसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम हिंदी में अवकलन बोलते हैं, इसको समाकलन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का हम एप्लीकेशन बोलेंगे, जिसको हम बेसिकली एरिया अंडर कर्व बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो मतलब ये चार है, जिसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप तुम लोग को चूंकि आ रहा होगा पहले से, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद से जो पांचवा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अच्छा, ये पूरा का पूरा तुम मैथ्स में पढ़ोगे और इस पे पीएचडी भी करोगे। पीएचडी मींस मतलब इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितने में मेरा काम चल जाए। मतलब अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, एग्जाम कोई क्वेश्चन मेरे सामने है और मैं बोला कि बता भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम मुंह मत बा देना, है ना, कि अरे अपने को तो पता ही नहीं है कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि पैराबोला बन रहा है या सर्कल बन रहा है, क्या बन रहा है। ऐसा नहीं, मुंह नहीं बाना है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब ये हम वेक्टर पढ़ेंगे, यहां से अपना एक्चुअल में फिजिक्स स्टार्ट होगा, और वेक्टर के बाद से फिर हम चैप्टर 1 पे आ जाएंगे, अच्छा, वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। वेक्टर से इन सब से इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, और वेक्टर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एवरीथिंग इज क्लियर? तो इसको पहले तो तुम्हें नोट करके चलना है, इसी तरीके से तुम्हें रिवीजन भी करना है। अच्छा, हर हफ्ते में एक रिवीजन का तरीका बताऊंगा, जिसमें जो अभी चल रहा है उसका तुम रिवीजन कर पाओ। ओके, जैनियोल, उज़मा अहमद, मोहम्मद नासिर, एवरीथिंग इज क्लियर? चैट बॉक्स में बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को डाउट हो तो यू कैन राइज योर हैंड एंड यू कैन कम्युनिकेट विथ मी, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा है ना, कैसा मतलब हमारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फंक्शन क्या है। ये तुम्हें दिख रहा है ना, फंक्शन क्या है। अब थोड़ा सा एक सवाल है कि फंक्शन क्या है। एम आई राइट? फंक्शन क्या है, पहला हमारा टॉपिक है। चूंकि फंक्शन, तो हमें एक बात करते हैं कि पहली बात फंक्शन क्या है। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? किसी को कुछ आइडिया फंक्शन क्या है? फंक्शन कुछ भी नहीं है। फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जस्ट लाइक दैट। चलो एक काम करते हैं, एक हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स है, और इसके पास कुछ एबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ से हम डालते हैं आलू और दूसरी तरफ से निकालते हैं सोना, ठीक है। अच्छा, जिसको डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। और ये है हमारा मशीन, क्या है भाई? मशीन। अब ये है हमारा मशीन, इसमें कुछ होता है और उसके बाद आउटपुट निकलता है। मतलब हमने आलू डाला, इसमें कुछ हुआ, और आउटपुट में क्या निकल गया भाई? सोना निकल गया। बात समझ रहे हो? तो अब चलो मान लेते हैं कि ये जो मशीन है इसका काम है स्क्वायर करना, ठीक है। मैंने इनपुट में डाल दिया 1,
तो ये क्या करेगा, आउटपुट में क्या निकालेगा, ए स्क्वायर करके इसे निकाल देगा, तो ये क्या हुआ 1 का स्क्वायर, A1 आ गया। अगर मैं इनपुट में डालता 2 तो ये क्या करता, बोलो क्या करता भाई, अरे क्या करता बोलो, कोई तो हैंड राइज करो, कोई हैंड राइज करो, नितिक तोमर प्लीज राइज योर हैंड, अरे बोलो भाई कोई तो हैंड राइज करो, तब तो समझ में आएगा। ओके चलो, हाँ नितिक समझ में आ रहा है, तुम बोलो, अगर मैं 2 को इस मशीन में डालूं तो ये क्या निकालेगा, 2 का स्क्वायर करके निकालेगा 4, अगर मैं 3 को डालूं तो क्या करेगा 9 निकाल, अगर मैं x को डाल दूं तो क्या करेगा एक्स स्क्वायर कर दिया। तो क्या था, ये हमारा इनपुट था और ये हमारा आउटपुट है, बात समझ रहे हो, तो हम इनपुट को बोल दे रहे हैं x और आउटपुट को बोल दे रहे हैं, आउटपुट को बोल दे रहे हैं, आउटपुट को बोल दे रहे हैं y। बात समझ रहे हो, इनपुट को हमने बोला x और आउटपुट को हमने बोला y, ठीक है, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, और y किसके बराबर है, इनपुट के x के स्क्वायर के बराबर है। तुम सोचो इनपुट में अगर मैं x डालूं तो y में क्या आएगा, y के आउटपुट की जगह पे क्या आएगा, अगर मैं इसको सिंपल लिखूं आउटपुट बराबर, आउटपुट बराबर, तो आउटपुट किसके बराबर है, जो डाल रहे हो उसके स्क्वायर के बराबर है ना, तो डाल क्या रहा है, इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट और इसका स्क्वायर, तो आउटपुट को तुमने y बोला, इनपुट को तुमने x बोला, तो y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है ना, और यही फंक्शन है, y को अपन लोग fx भी लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, और फंक्शन ऑफ x किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, बोलो, अरे कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग, ये क्या है, ये हमारी मशीन है और यही रिलेशन क्रिएट कर रही है इनपुट और आउटपुट के बीच में। अब क्या है फंक्शन, क्या है फंक्शन, इज नथिंग, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें कौन कौन वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, किसके किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, या इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज फंक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसको हम कितने तरीकों से डिनोट कर सकते हैं, या तो तुम y आउटपुट है, y को तुम एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो, या फिर y क्या है, y तो फंक्शन ऑफ x है, इसको y को हम f ऑफ x के रूप में भी, इसको हम इसके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में y को हम f ऑफ x के रूप में भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है, अरे कितने लोगों को बात समझ में आ रही है तो बताओ। जैसे अगर मान लो अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो क्या एक फंक्शन है कि नहीं है, अरे बोलो, हम इसको f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। अरे जल्दी जल्दी बोलो भाई, फटाफट बोलते चलो, क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके चलो, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द नथिंग, फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अभिषेक कुमार। तो हाँ, ये बात अपने को ध्यान में रखनी थी, सिंपल, फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन एक रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में, और हम फंक्शन को f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक फंक्शन है, एक किसको दर्शा रहा है, x के फंक्शन को दर्शा रहा है, f ऑफ x, या इसको हम लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब x के बराबर, अब तुम सोचो y बराबर एक्स स्क्वायर था, या f ऑफ x, y को हम f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, अगर x बराबर 1 डालोगे तो y बराबर क्या निकलेगा, या f ऑफ x बराबर क्या निकलेगा, जल्दी बोलो, f ऑफ x की जगह 1 हो गया, x बराबर 1 डालूंगा तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 1 पे x मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या आएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जैसा कि तुम मशीन में डाल के देख रहे थे। ये मशीन में जो डाल के देख रहे थे यही है, फंक्शन रिलेशन ही क्रिएट कर रहा है ना दो वेरिएबल्स के बीच में। अच्छा जी, ये बात तो सर अपने को समझ में आई। अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करो, थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करो, एक पॉइंट थोड़ा सा नोट करना। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं गाइस, एक सवाल पूछ सकता हूं, अरे बोलो ना, चैट बॉक्स में बोलो, अरे चैट बॉक्स में बोलोगे कि मैं एक सवाल पूछूं। एक सिंपल सा बड़ा सवाल है, ठीक है, एक सिंपल सा जो कि मैंने तुमसे बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है दैट इज एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो तुम मुझे एक सवाल बोल, एक चीज बता दो, ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। एफ फंक्शन एक्स का जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब तुम्हें एक सिंपल सा हमें ये बताना है कि अगर मैं इस एफ की वैल्यू 0 पे पूछूं, मतलब 0 पे एक्स की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं मशीन में इनपुट में 0 डालता तो आउटपुट में क्या आता, तो सिंपल आउटपुट में कुछ नहीं आता। एफ ऑफ 0 को हम कंपेयर करें एफ एक्स से, तो एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया इनपुट में, तो आउटपुट में एक्स की जगह पे 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, ठीक है। हम अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो fx की वैल्यू क्या आती, x की जगह 2 पुट यहां पे करो तो इसकी वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। x जो है यहां पे दो वेरिएबल निकल के आ रहा है, fx कहो या y कह लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे दो वेरिएबल निकल के आ रहा है, एक है y और एक है x। y जो है, x जो है, x को हम चेंज कर ले रहे हैं, x को हम अपने मन से चेंज कर ले रहे हैं। देखो मन कर रहा है 0 पुट कर रहा हूं, मन कर रहा है 1, मतलब इनपुट हमारे ऊपर है ना। हमें मन करेगा तो हम आलू डालेंगे, हमें मन करेगा तो हम मूली डालेंगे, हमें मन करेगा हम गाजर डालेंगे, है ना। अब जो हम डालेंगे उसका, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वही तो निकलेगा। आलू डालूंगा तो सोना निकल सकता है, या जो भी निकलना हो, चिप्स निकलना हो तो चिप्स निकल सकता है। तो अब क्या है कि जो आउटपुट में निकल के आ रहा है, ये आउटपुट में निकल के आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इनपुट पे। ये डिपेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चा पार्टी, ये डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनपुट पर। अच्छा, इनपुट डिपेंड कर रहा है कि आउटपुट पर, नहीं, इनपुट जो है, इनपुट जो है इंडिपेंडेंट है। सिंपल सी बात है यार, तुम सोचो ना, तुम्हें जो भी डालना है ये तो तुम सोच अपने मन से डाल सकते हो, लेकिन तुम्हें जो जो निकलना है वो तुम डालोगे, उसी के बिहाफ पे निकलेगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के वेरिएबल हैं। जो आउटपुट है हम इसको बोलेंगे कौन सा वेरिएबल भाई साहब, हम इसको बोलेंगे कौन सा वेरिएबल, बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इनपुट है, जो x है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने लोग को समझ में आ रहा है कि दो तरीके के वेरिएबल हैं भैया, एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट। हमेशा जो आउटपुट होगा इनपुट पे डिपेंड करेगा, इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। हम इनपुट में कुछ भी डालेंगे, अब जिस हिसाब से एफर्ट डालेंगे उसी हिसाब से आउटपुट निकलेगा, और ये मशीन पे भी डिपेंड करेगा। बात समझ में आया सबको, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन था। अब इसी डेफिनेशन के बिहाफ पर आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। एक फंक्शन है, x का एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 4, मतलब फंक्शन की वैल्यू 4 पर, या फंक्शन मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है x बराबर 4 पर। तुम देखो एफ ऑफ 4 को कंपेयर करोगे अगर एफ ऑफ एक्स से, अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करें तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है, 4 निकल के आ रहा है। तो फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये जो फंक्शन है इसमें x बराबर 4 सिंपल से रिप्लेस कर दो इस पूरे फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे 4 रिप्लेस किया तो एफ ऑफ 4 बराबर क्या आया, x के जगह पे 4 रिप्लेस करो तो 4 प्लस 2 अपान 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। तो फंक्शन की वैल्यू एट 4 विल बी 2। एम आई राइट? अच्छा, इसी फंक्शन की वैल्यू अगर तुमसे 1/2 पे पूछा जाता तो तुम क्या बताते, डू इट बाय योरसेल्फ। तो कुछ नहीं, फंक्शन की वैल्यू किस पे पूछा जा रहा है, x बराबर 1/2 पर पूछा जा रहा है ना। अरे एफ ऑफ 2 x के जगह पे 1/2 कैसे आएगा, जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, है कि नहीं। इसको एफ ऑफ 1/2 को रिप्लेस करो ना एफ ऑफ एक्स से, इसके इक्विवेलेंट दर्शाओ, तो x के जगह पे तुम्हें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो जल्दी से 1/2 पुट करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो जल्दी से पुट करो, तो f ऑफ 1/2 x के जगह पे मैं पूरे इक्वेशन में x के बराबर पे 1/2 पुट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 2 अपान 1/2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5/2, और क्या हो जाएगा -1/2। 2 ने 2 को मार दिया, दैट इज -5। तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू इस x बराबर 4 पर, x बराबर 1/2 पर निकालने आ गई। कितने लोगों को बेसिक समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका यूज तुम पूछोगे कि भैया इसका यूज कैसे पड़ता है, एम आई राइट। कितने लोगों के, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, नहीं मैंने सही किया, -5 आ रहा है।
अबरार तुम गलत बता रहे हो भाई। हाँ अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि इसको यूज कैसे करोगे सर, मतलब ये क्या उड़ा रहे हो आप, फिजिक्स के टीचर हो, मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो। चलो मैं बताता हूं कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी तुम्हें आगे मैं पढ़ाऊंगा कि एक व्हीकल है टिडिंग टिडिंग, जिसकी वेलोसिटी जो है 3t², ठीक है, फंक्शन ऑफ vt जो है 3t² + 4t + 1 है। फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द, अब क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, t बराबर 0 पे वेलोसिटी, तो vt बराबर इतना दिया है तो हमें बेसिकली t बराबर 0 पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं t बराबर 0 मतलब v0, इनिशियल को हम बोलेंगे v0, t के जगह पे 0 पुट करूंगा तो इस पूरे फंक्शन में 0 पुट करना पड़ेगा। तो 3 × 0 का स्क्वायर + 4 × 0 + 1 कितना आया, इनिशियल वेलोसिटी जो आया 1 आया। अच्छा एक्सेलरेशन भी ये पूछ सकता था, तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, ये होता है dv/dt, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का आइडिया हो तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6t + 4 और इसका डिफरेंशिएशन 0। अब अगर एक्सेलरेशन एट 0 पूछेगा तो मैं 6 × t के जगह पे 0 पुट कर दूंगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 4 मीटर/सेकंड²। तो पूरा का पूरा जो मैं एक एक पॉइंट तुम्हें जो बताऊंगा या जो एक एक लेक्चर जो तुम्हें डिफाइन करते जाऊंगा वो तुम्हारे आगे के आने वाले लेक्चर से कनेक्टेड है। जब भी मैं अब आगे का जब भी मैकेनिक्स या जो भी सब चैप्टर्स तुम्हें पढ़ाते जाऊंगा, यहाँ जो मैं मैथ्स बता रहा हूँ उसको हल्के में मत लेना, देखने में तुम्हें हल्के में लगेगा बेटा, पर वो आगे डीपली कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है। अगर तुमने उसको ध्यान नहीं दिया तो तुम ये पूछोगे कि सर कैसे हुआ, फिर मैं तुम्हें लगाऊंगा दो चमाटा फटाक से कि जा पूछा पुराना वाला लेक्चर देख के है ना। तो हमारे लेक्चर को हल्के में मत लीजिएगा, आपको फटाफट भाई साहब आपको एक एक पॉइंट नोट करके चलना है। अगर मैं एक चीज एक पॉइंट भी यहां लिख रहा हूं ना तो ये आगे से कनेक्टेड है, वरना मैं अननेसेसरी कुछ चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं, है कि नहीं। एक्स्ट्रा ज्ञान के कौन से तुमने मुझे पैसे दिए कि मैं फालतू का ज्ञान दूं। तो अगर मैं कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं या ब्लैक बोर्ड पे जो भी तुम्हारे सामने जो मैं लिख रहा हूं तो वो तुम्हारे आगे के लेक्चर से कनेक्टेड है। ये बात क्लियर समझना, बात समझ रहे हो बच्चा बाड़ी, बात समझे कि नहीं समझे ना, तो हल्के में नहीं लेने का, एक एक पॉइंट आगे के लेक्चर से कनेक्टेड है। चलो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। f की वैल्यू 1 पे बताओ जरा, f की वैल्यू 1 पर बताओ, f की वैल्यू 1 पर बताओ भाई, f की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर बताओ। तो अब मैं f(1) को कंपेयर करूंगा f(x) से, तो इसका मतलब है कि x के जगह पे जस्ट 1 रख दिया गया है, तभी f(1) यहां आ रहा है, तो मैं भी रख दूंगा। तो यहां पे x रखूंगा, x की बराबर 1 रखूंगा तो ये आएगा f(1), और यही मुझसे यहां पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भी x की बराबर में 1 लिखना पड़ेगा। तो 1 + 2 अपान x की जगह पे 1 - 1, तो ये हो गया 3/0। ये इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या इसका आंसर इनफाइनाइट है, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर ये है कि इनपुट में हम इसके इनपुट में एक डाल ही नहीं सकते हैं ना, हम इसके इनपुट में एक डाल ही नहीं सकते। ये जो फंक्शन है fx है, fx इज नॉट डिफाइन है, इसके डोमेन में ही नहीं आता है। fx इज नॉट डिफाइन, fx इज नॉट डिफाइन फॉर x बराबर 1। मतलब ये जो मशीन है ना, ये मशीन जो है इसके में इनपुट ये बोलती है कि भैया आप इनपुट में कुछ भी डाल लो, इनपुट में कुछ भी डाल लो, लेकिन आप इनपुट में कभी 1 मत डालिएगा। अगर आप इनपुट में 1 डालिएगा तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा, आउटपुट अनंत आने लगेगा। ये जो मशीन है ना, हर चीज हर एक सिचुएशन के लिए तो डिफाइन नहीं है ना, है कि नहीं। तुम्हारा फोन है जिसमें पानी घुस सकता है, तो तुम वो बोलेगा हवा में चला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस पानी में मत डालना, है ना, क्योंकि फिर आउटपुट नहीं आएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये मशीन बोलती है कि ये मेरे डोमेन में नहीं है, मतलब इसके इनपुट में सिर्फ वही डाला जा सकता है जो इसके डोमेन में है। तो एक फंक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या, एक उसका डोमेन होता है कि उसमें क्या क्या डाला जा सकता है, मतलब हमें विद इन द डोमेन ही चीजें डालनी होंगी, उसके इनपुट में विद इन द डोमेन ही चीजें डालनी होंगी। अगर डोमेन के बाहर की चीजें आप डालोगे तो दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। और
अब वो कितना तक वैल्यू दे सकता है, मतलब कहां तक वो वैल्यू लाके दे सकता है, मतलब कहां तक आउटपुट दे सकता है। जैसे तुमने 2 डाला तो पहला वाला 4 दे रहा था, 0 डाला तो 0 दे रहा था, तो मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक दे सकता है, किसके किसके बीच की वैल्यू दे सकता है, मतलब मैक्सिमम कहां तक दे सकता है, उसको अपन लोग बोलेंगे रेंज। तो एक फंक्शन के अंदर ये चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका डोमेन और रेंज। लेकिन अब खैर मैं इस पे ज्यादा तुम्हारा वक्त नहीं जाया करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई क्लास। यू विल बी लर्न दिस सेम सेम ऑल द सेम थिंग्स इन मैथमेटिक्स क्लास। तो जो तुम्हारे मैथमेटिक्स वाले टीचर होंगे वो इस बात को तुम्हें समझाएंगे। तो अभी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। लेकिन अगर सवाल में कहीं आए तो तुम्हें मैं अभी फिजिक्स में अब चूंकि कुछ चीजें ना कुछ चीजों के लिए डिफाइन नहीं होंगी, कुछ चीजों के लिए डिफाइन नहीं होंगी, तो वहां पे तुम्हें पकड़ना पड़ेगा कि अरे सर ये चीज तो इस फंक्शन की डोमेन में ही नहीं आ रहा है, और ये सवाल पूछ रहा है कि बताइए इसके लिए क्या आंसर होगा। तो जब तुम पकड़ लोगे ना कि इसके डोमेन में नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे कि भाई साहब इसका है आंसर नन ऑफ दीज या डजंट एग्जिस्ट। अभी मैं आगे जब तुम्हें दिखाऊंगा, अब चूंकि मैं ट्रेलर दे रहा हूं, आगे जब मूवी अपन लोग देखेंगे तो वहां पे तुम्हें पता चलता रहेगा कि क्या क्या सर बोल रहे थे और कैसे मैं कोरिलेट करता हूं। बट चलो हटाओ इसे, बट समझते रहना है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता ना हो डोमेन और रेंज नाम की भी चीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। फंक्शन ऑफ 1/x पूछ रहा है, fx का फंक्शन दिया गया है और 1/x का फंक्शन पूछा जा रहा है। तो यहां पे x को रिप्लेस किया गया है 1/x से। अगर मैं इस पूरे में यहां पे x की जगह 1/x रिप्लेस कर दूं तो 1/x का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं रिप्लेस करता हूं, यहां पर 1/x रिप्लेस करता हूं, तो मैं लिखूंगा f ऑफ 1/x इज इक्वल टू, x की जगह पे लिख दीजिए 1/x प्लस 2 अपान 1/x माइनस 1। दिस इज व्हाट 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x, और x कट गया। ये यहां तक कितने लोगों को समझ में आया कि यस सर फंक्शन ऑफ 1/x इज इक्वल टू आ रहा है सिंपल 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x। अच्छा अगर इसके जगह पे तो मैं फंक्शन ऑफ x स्क्वायर पूछता तो क्या करते, कुछ नहीं, x को रिप्लेस कर देते साहब x स्क्वायर से, तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ए फंक्शन इज 1/x का फंक्शन है और ये एफ एक्स का फंक्शन है। अगर हमें एक का फंक्शन दिया हो तो हम किसी भी वेरिएबल का फंक्शन उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। ये पैटर्न ही तो है, रिलेशन ही तो है, हाँ है ना। ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है। चलो भैया क्लियर है, अगर क्लियर हो तो आगे मैसेज कर दीजिए सारे लोग। अच्छा मैं बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहा, ऐसा तो नहीं लग रहा यार ये क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हैं मास्टर। चलो एक फंक्शन तुम निकाल के दिखाओ, 5वां। जैनहुल, नितिक, एवरीवन प्लीज इस फंक्शन को आप निकाल के दिखाइए, हमें बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर इसमें क्या करना है, एफ एक्स के एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स से, तभी तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो इस एफ ऑफ माइनस एक्स का फंक्शन आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर दूंगा, माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस एक्स माइनस 1। आंसर माइनस कॉमन कर लो तो एक्स नीचे और ऊपर से कॉमन करके काट दो तो एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस 1। अच्छा मेरी गणित थोड़ी वीक है इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका मतलब मत समझ लेना आंसर रट के आया हूँ, ठीक है क्योंकि मैं तो रट ही नहीं पाता। ओके ठीक है, गुड गुड। इस सवाल को सारे लोग ध्यान से देखेंगे। इस सवाल में क्या बोल रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, किसके अंदर बेटा, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कोई बात नहीं, इस फंक्शन को गोली मारो, इस फंक्शन को गोली मारो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा समझने लायक है, इसको तुम स्टार मार्क करो, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन है मतलब एक फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है। अच्छा तो हमें पहले इसको गोली मार देना है, हमें इसको ढक लेना है, हमें सिर्फ ये दिख रहा है एफ ऑफ 1/x निकालना है, तो एफ ऑफ 1/x पहले निकालो, पहले एफ ऑफ, हमें जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन हो ना तो घबराना मत, हमेशा अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करना। कहां से बेटा, हमेशा अंदर वाले, हमेशा अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो। कहां से भाई, अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करो।
अब जब इससे स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पहले यही सॉल्व करना होगा। तो पहले तुम f ऑफ 1/x निकालो। अब f ऑफ 1/x निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 अपान 1/x माइनस 1। ये हो जाएगा 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x। एम आई राइट? f ऑफ 1/x आ गया। f ऑफ 1/x आ गया कि नहीं आ गया? कितने लोग को यहां तक क्लियर आया? यहां तक कितने लोग को यहां तक क्लियर, ये क्लियर समझ में आ गया कि यस सर ये अपने को क्लियर हो गया? इफ इज इट क्लियर देन प्लीज टेल मी, तभी तो मैं आगे बताऊंगा कि अगले फंक्शन में इसको कैसे डालना है। सारे लोग लिख दें, ठीक, बहुत बढ़िया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन f ऑफ 1/x निकाल दिए, ठीक है। अब इसको, इसकी वैल्यू क्या है? a है, तो मैं f ऑफ इसके जगह पे a पुट कर दूंगा 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये तो कुछ नहीं है सर, ये पूरे x के जगह पे क्या है? इस पूरे x के जगह पे क्या है? a है। तो इसका मतलब आप x को क्या करो मास्टर, आप कुछ मत करो, x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x से। कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया कि x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं उस पूरे फंक्शन में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी बोल भाई शाहिल अहमद। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। यस क्लियर, कुछ नहीं है। पुट कर दो f ऑफ x इज इक्वल टू, पुट कर दो अब f ऑफ x के जगह पे पूरा x को रिप्लेस कर दो इस पूरे वैल्यू से। तो मैं जैसे ही रिप्लेस करूंगा मेरे पास एक चीज आ जाएगी 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x। अब चूंकि x के जगह पे इस पूरे वैल्यू को रख दिया तो जहां जहां x है वहां वहां रिप्लेस कर दो, तो उस पूरे x को लिख दूंगा 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x प्लस 2 अपान 1 प्लस 2x अपान 1 माइनस x। माइनस है, और ये भी तो माइनस है, ये भी तो माइनस है, ओहो हाँ ये भी तो माइनस है, -1। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x अपान में इसको एलसीएम ले लो तो 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस x। अब 2x ने 2x को मार दिया, 3 अपान एक ने एक को मार दिया, 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x, 3 ने 3 को मार दिया, दैट इज 1/x। तो हमारा जो फंक्शन था f1 प्लस, इसको ऐसे ओरिजिनल फंक्शन की फॉर्म में लिख दीजिए। हमारे जो फंक्शन था f ऑफ f1/x की जो वैल्यू आ रही है ये 1/x के इक्वलेंट आ रही है, दैट इज आवर आंसर। एक लाइन का सवाल था, ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, इट्स मैंने बताने में टाइम लिया क्योंकि मुझे समझाना था। करना होता तो बड़ा जल्दी हो जाता, 2 मिनट का टाइम लगता। तो कितने लोग को क्लियर है? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने, मोहम्मद नाशिर ने और नितिक ने अच्छा आंसर दिया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब अपना अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, तुम टेंशन मत लो। और अगर तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अरे सर ये ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बॉन्डिंग बनाना जरूरी है। बाकी सिलेबस तो मैं इजीली कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अब अपने सवाल आता है कि एक फंक्शन ऐसा है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। अच्छा, इसी फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई मतलब अरे y को fx से, y को अपन लोग fx से भी तो डिनोट कर सकते हैं ना, प्रेजेंटेशन का ही अलग अलग तरीका है। हमारा फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, या फिर y को मैं लिख लूँ f ऑफ x, x का फंक्शन, y क्या x का फंक्शन, तो उसको मैं लिख रहा हूँ फंक्शन ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम ही फंक्शन है, ऐसे जैसे लिख लो। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि फाइंड द y की वैल्यू बताइए x बराबर 0 पर, x बराबर 4 पर और x बराबर x बराबर 3/2 पर। ये सब करके दिखाओ, फटाक फटाक ये सब करके दिखाओ। चलो x बराबर 0 पे दिखाओ, x बराबर 0 पर y क्या होगा। तो इसमें x बराबर 0, y की वैल्यू हमें x बराबर 0 पे चाहिए, तो x बराबर 0 पुट कर दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2 बराबर 2। अगर हमें चाहिए, अगर दूसरा सवाल क्या कह रहा है, x बराबर 4 पर, तो x बराबर 4 पर क्या y की वैल्यू होगी? तो y बराबर x के जगह पे 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौको 16, 2 18। अगर मैं x के जगह पर सवाल तीसरा कह रहा है कि 3/2 पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगा y का? तो x बराबर 3/2 पुट करना, x की जगह पर 3/2 पुट करना, तो क्या आएगा? 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा
9 + 8/4 17/4 आंसर। आर गेटिंग में पॉइंट गाइस? ये तो कितनों को क्लियर समझ में आ रहा है? राइट है, राइट है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने कुछ गलती तो नहीं लिखा है ना? अरे सही है ना, सही है ना? अच्छा, ये सब तो बच्चों का खेलता है, तो मैं वैसे ही दिखा दिया क्योंकि मैं अभी सिर्फ fx के टर्म में निकलवा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ तो fx नहीं देगा, y देगा। जैसे एग्जांपल में दे देगा, ओके हमारे यहाँ एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे देगा। एग्जाम्पल में क्वेश्चन क्या देगा? एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे देगा कि कि भैया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3t² + 4। अब t बराबर 1 पर s की वैल्यू बताइए क्या होगा? तो क्या करोगे? पूरे फंक्शन में हमें s की वैल्यू 1 पे चाहिए, तो हमें पूरे फंक्शन में t बराबर 1 रख देना है। तो 3 × 1 = 4, 7 आएगा, 7 मीटर। अरे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या है? ये फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, या इसको हम बोलेंगे इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको बोल लो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फंक्शन दे दिया है, अगर फंक्शन दिया गया है तो किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़े ना है। अब चूंकि अब मैं तुम बोलोगे कि अरे सर यहाँ पे st लिखा होता तो मुझे समझ में आता है। एक सवाल ऐसे ही मैं करा रहा था, बच्चा बोल रहा है सर st अगर 3t² + 4 होता तब तो मैं t के जगह पे 1 पुट कर देता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ s दिया है, तो क्या करूं? तो कंफ्यूजन नहीं होना है, fx बोले या fx की जगह पे y बोले सब चलेगा। अब fx और y, fx और x ही हर जगह वेरिएबल रहे जरूरी थोड़े ना है। वेरिएबल है तो कुछ भी हो सकता है, fx की जगह पे क्या हो सकता है? y हो सकता है, fx की जगह पे z हो सकता है। अच्छा, हर जगह x ही रहे जरूरी थोड़ी ना है, वो टाइम भी हो सकता है ना? टाइम का भी फंक्शन हो सकता है और किसी का भी फंक्शन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये दो ही वेरिएबल है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सिंपल। तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स में एक्स और वाई कम आएगा और इसकी जगह पे टाइम, वेलोसिटी और फोर्स यही सब ज्यादा आएगा, सिंपल। ठीक है, तो अब चूंकि हम एक्स और वाई के टर्म में अभी सीख रहे हैं, आगे चल के हम इसी को फोर्स और एक्स के टर्म में सीखेंगे, फोर्स और टाइम के टर्म में सीखेंगे, वर्क और टाइम के टर्म में सीखेंगे। तो अपनी फिजिक्स की अपनी अलग बात है, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा ये सेम होगा। ठीक है, f1 फाइंड कर लोगे, f-3 फाइंड कर लोगे, f-x करके बताओ। चलो इसको मैं मिटा दूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं मिटा देता हूं, फालतू का स्पेस घेरेगा। चलो बताओ बताओ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। पूरा का पूरा फिजिक्स जो है ना इजी है, अगर तुम दिल से पढ़ो, दिल से समझो तब। हाँ, अगर तुम इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे टफ लेके जाओगे तो दैट विल बी टफ फॉर यू, डोंट वरी। चलो फाइंड करते हैं f की वैल्यू -x पर। फाइंड f = -x, क्या आएगा भाई? f = -x, अगर f की वैल्यू मैं -x पे फाइंड करूं तो दैट विल बी, f की वैल्यू -x पे फाइंड करो, क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। मैं f को यहाँ पे -x से रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा, उधर भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² + 2। f -x = भी x² + 2 आ रहा है, f + x = भी x² + 2 आ रहा है, मतलब fx की वैल्यू जो है f -x के बराबर आ रहा है। कई फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि fx की वैल्यू जो हो f -x के बराबर आए। कितने लोग कह रहे हैं हाँ भाई सही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अच्छा अच्छा, इसको हम कैसा फंक्शन बोलेंगे? इसको हम कैसा फंक्शन बोलेंगे? एक फंक्शन है, अभी तुम जाके पढ़ोगे दो तरीके के फंक्शन, जैसे ये फंक्शन में भी बहुत तरीके के फंक्शन पढ़ोगे। एक होगा ऑड फंक्शन और एक होगा इवन फंक्शन। ठीक है, एक होगा ऑड फंक्शन और एक होगा इवन फंक्शन। तो अब अगर किसी फंक्शन को, अगर fx को आप f -x से रिप्लेस करो और सेम चीज आए तो हम उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। और अगर ऐसा हो फंक्शन जैसे fx बराबर x³ + x, अब तुमसे पूछा जाए f बराबर -x तो क्या होगा? तो x को -x से रिप्लेस करो तो दैट इज -x³ + -x, तो ये क्या हो जाएगा? -x का क्यूब क्या होगा? -x³
माइनस एक्स, एक्स कॉमन कर लो, एक्स कॉमन माइनस कॉमन कर लो, इसमें से माइनस कॉमन करोगे तो दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब ये चीज़ हमारी खुद की फंक्शन ही थी, तो यहाँ पे एफ एक्स की एफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही है, मतलब ओरिजिनल के निगेटिव में आ रही है, तो इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। अगर कभी क्वेश्चन में इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का जिक्र करे तो तुम्हें समझ लेना है कि क्या है ऑड फंक्शन, क्या है और इवन फंक्शन क्या है, तो ये तुम्हें बात समझते चलना है। अब मैं इस पर पीएचडी नहीं करा रहा, लेकिन बस मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है हमें ग्राफ में काम आए, क्योंकि ग्राफ में जब मैं बनाऊंगा तो बोलूंगा इवन फंक्शन देखो इसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और जो ऑड फंक्शन होगा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे उत्सुकता के लिए मैं एक पैराबोला बनाना अगर चाहूं, फिर मैं पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनाऊं तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनाओगे, बोलो भाई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो तुम बोलोगे सर ऐसे बनाएंगे। अब चूंकि एक कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, अगर y के जगह पे मतलब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर भी ये सेम आएगा, मतलब पहले माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी वो पहले जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जो होता है y के अबाउट सिमेट्रिक होता है, किसके, y एक्सिस है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, देख रहा हो, इवन फंक्शन जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। आर गेटिंग माय पॉइंट, देखो y एक्सिस के इधर जैसा है, मतलब इधर जैसा है उधर भी ऐसा है, मतलब इस एक्सिस के इधर जैसा है उसी का मिरर इमेज इधर है, मतलब अगर मैं इसको मिरर मानूं तो जैसा लाइन इधर है वैसा ही लाइन उधर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी ग्राफ में हमारी हेल्प करेगा, ये हमारी हेल्प ग्राफ में करेगा। हम लोग ना ऑड फंक्शन इवन फंक्शन मतलब इस टाइप के छोटी छोटी बातों से भी क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये फिजिक्स की खूबसूरती है, जहाँ पे हमें क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हमें बस अपना दिमाग चलाना होता है। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप जितना मतलब बार बार घिसना पड़ता है, अगला लाइन तुम्हें नहीं पता है, पर फिजिक्स में ना आंसर से भी ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब मैं ना जब फिजिक्स फाइनली जब तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, PYQ लगवा रहा हूँ, तो मैं कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूंगा, जो ट्रिक जहां पे लग जाएगी, मतलब जो नियम कानून जहां लग जाएगा मैं उसे वहीं लगा के उसे सॉल्व कर दूंगा, और तुम्हें भी इसी चीज की आदत डालनी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एफ ऑफ F0 को फाइंड करो। क्या मैं इसे इरेज कर दूं, क्या मैं इसे इरेज कर दूं, इसको तुम फाइंड कर सकते हो, ये चौथा तो आगे फाइंड ही करवाया था, तुम इसे फाइंड कर लेना, पांचवा फाइंड करके मुझे दिखाओ, मैं इसे मिटा दूं, क्या मैं इसे मिटा दूं तुम्हारे लिए, मिटा दूं ना, चलेगा ना, अच्छा चलो नहीं मिटाता हूँ, एफ ऑफ F0 यहाँ पे लिख लेते हैं नहीं तो तुम कहोगे सर मिटा दिए। चलो मैं इसे इसे तुम्हें लास्ट में दे भी दूंगा, परेशान मत हो, लेकिन ये वाला नहीं दूंगा, ये इसको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लो, एफ ऑफ F0 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, प्लीज फाइंड। कैसे फाइंड करिएगा, बोलिएगा कुछ नहीं सर, हमें शुरुआत ही करना चाहिए अंदर वाले से, बाहर वाले का तो मुझे पता ही नहीं है बाहर वाला क्या है, मुझे तो सिर्फ F0 दे दो, आप F0 दे दो तो मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी 2, F0 की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे क्या करना है, f ऑफ F0 लिखना है, तो F0 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, तो अगर मैं x की जगह पे 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी 4 प्लस 2 दैट विल बी 8, आंसर 8 आया क्या किसी का, 8 आया क्या किसी का, एम आई राइट? अरे F0 की वैल्यू 2 है तो x की जगह पे मैं 2 रख रहा हूं, तो जब मैं 2 रखूंगा तो इस पूरे फंक्शन में 2 रखना पड़ेगा, तो 2 दूने 4, 4 प्लस 2 6, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इज इट राइट, इज इट राइट, बढ़िया, आ गया सबको क्लियर। चलो अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस फंक्शन का, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे, फंक्शन ऑफ f(f(n)(1), चलो एक इस मैं इनर बोर्ड और ले लेता हूं, हमें क्या करना है, f ऑफ f(f)(1), मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, फंक्शन के अंदर 1000 फंक्शन लगाइए, आई डजंट केयर, ठीक है, हमें तो सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए भाई, एक की वैल्यू चाहिए, हमें तो सिर्फ एक की वैल्यू चाहिए, f1 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, f1 की, हमें अंदर से क्लियर करना है, तो f1 की वैल्यू क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या थी, f(x) की वैल्यू थी सर x² प्लस 2,
तो यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे भी पुट कर दो ना 1, तो दैट विल बी 2, राइट। ठीक है, अब f1 की वैल्यू 2 आ गई तो मैं यहाँ इस पूरे चीज को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ f2। हमें f1 मिल गया, अब हमें 2 चाहिए ना, हमें तो इससे मतलब है बाहर में क्या है घंटा, कोई अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पहले शुरुआत अंदर से करेंगे। तो f2 निकालो भैया, f2 निकालो। f2 कैसे आएगा, x अब चूंकि x की जगह पे यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो 2 पुट करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी 4 प्लस 1 दैट विल बी 5। तो f2 की वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू आ गई 5। क्या यहाँ तक क्लियर है गुरु, क्या क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि जनाब बोलो, या क्या मतलब मैंने कुछ गड़बड़ी किया क्या, कुछ गड़बड़ी किया क्या, नहीं नहीं सही तो है यार, सही तो है, f ऑफ f1 इज इट राइट। ठीक है, मैंने यस यस मिस्टेक, कहाँ मिस्टेक किया है, अच्छा मैं देख लेता हूँ कहाँ मिस्टेक किया, इन बोर्ड में, हो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। अब मैं 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो दैट विल बी, सॉरी 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 माय मिस्टेक, 9 प्लस 1 दैट विल बी 10। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ 2 की जगह पे 10 रख दो, तो एफ ऑफ 10 हमें निकालना है, फाइनली एफ ऑफ 10 निकालना है, हम यहां तक पहुंच गए हैं। तो एफ ऑफ 10 निकालोगे तो क्या, एफ एक्स की जगह पे 10 रख रहे हो, एफ ऑफ 10 निकालने जा रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स की जगह पे 10 रख दो, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये मिस्टेक है ना, ये 2 रख दो, तो 9 2 11, अब 11 का स्क्वायर करो, 121 प्लस 2 तो दैट विल बी 123 आंसर। शिट, 2 बार गलती कर दिया इतने में मैं, मेरी गणित कमजोर है, ठीक है जोड़ घटाना नहीं आता अच्छे से, गड़बड़ी हो जाती है कभी, कहीं कहीं गलत हो जाता है, ठीक है तो परेशान मत हो, ठीक है इसीलिए मैं कैलकुलेशन ज़्यादा करूंगा भी नहीं। देखना जब तुम्हारे सामने सामने क्वेश्चन आएगा तो मैं ट्राई ये करूंगा कि 2 लाइन में आंसर लाया जाए बड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन तुम मिस्टेक मत करना, ओके बढ़िया, क्लियर जैनुल खान एवरीवन, अरे बोलो यार, सब बढ़िया है, चल रहा है यहाँ तक सही चल रहा है, चलो बहुत बढ़िया सही चल रहा है, मजा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। एक फंक्शन और फाइनल, ये फाइनल क्वेश्चन है फंक्शन का, ठीक है ठीक है ये फंक्शन पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज अपने पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं। अब से रेगुलर क्लासेस चलेंगी तुम्हारी, है ना, रेगुलर क्लासेस चलेंगी तुम्हारी फिजिक्स की, और हो सके तो परसों से तीसरी क्लास भी तुम्हारी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलो ये सवाल बोलते हैं, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है और एक z का फंक्शन है, एक x का फंक्शन है, एक y का फंक्शन है, एक z का फंक्शन है, ठीक है इसको मैं f बोल दे रहा हूँ, इसको मैं g बोल दे रहा हूँ और इसको मैं h बोल दे रहा हूँ, इसको g ले लो, इसको fx gy zh, सिंपल। चलो अब तुमसे सवाल पूछा जा रहा है f0 बताओ, f0 बताओ, तो x की जगह पे 0 ले लेता हूँ, f0 तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 1 दैट विल बी 1, इज इट राइट, ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ g1 बताओ, क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम्हारा f0 हो गया, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ g1 बताओ, तो अपना gy के जगह पे y प्लस 2 है, तो मैं y की जगह पे 1 रख रहा हूँ, तो मैं पूरे के पूरे उसमें y की जगह पे 1 रख दूंगा, 1 प्लस 2 दैट विल बी 3, ठीक। तीसरा है एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर, तो जेड क्या है एच, तो एच जेड इजकल टू जेड स्क्वायर है। तीसरे सवाल में बोला गया है कि जेड एच 4 बताओ, तो मैं जेड की जगह 4 रख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एच 4 इजकल टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। आ गया इन तीनों का आंसर, इन तीनों पार्ट का ऑप्शन आ गया। सवाल जो है हमसे पूछा जा रहा है, जो चौथा सवाल है ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं लेंदी है, इसमें f0 पूछा है, तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए गाइस, कोई आइडिया तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या मुझे h से शुरू करना चाहिए या अंदर वाले से शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे, जल्दी बोलो चैट बॉक्स में, चैट, अरे वाह आंसर आ गया, नासिर का आंसर आ गया, साहिल का आंसर आ गया, अबरार का आंसर आ गया, अपने को कहाँ से शुरू करना चाहिए भाई, किधर से, अंदर वाले से ना, अंदर वाले से, अंदर वाले से शुरू करिए, f0, तो मैं f0 के जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, हमने चूंकि पहले ही पूछा था 1 पुट कर सकता हूँ, तो h ऑफ g 1, अच्छा अब g1, अब मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए,
तो ये पूरे जीवन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जीवन की वैल्यू हमने 3 निकाला है तो 3 रख दिया, तो h(3) हो गया। अब हमें h(3) निकालना है, तो फंक्शन क्या है h का, hz बराबर z³ है, तो h(z) की जगह पे हम लोग 3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब। देखो, अच्छा 3 का स्क्वायर है, सॉरी, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 आंसर। इज इट राइट? h3 की वैल्यू आ गई। h3 तो ये अपना फंक्शन था जो हमसे पूछा जा रहा था, जिसको हम काट काट के छोटा छोटा कर दिए हैं। इज इट राइट? तो फंक्शन बड़ा अगर आ जाए तो देखिए घबराना नहीं है, उसको क्या करना है, छोटा कर देना, छोटा। ठीक है, सिंपल सिंपल, कुछ नहीं था फंक्शन। तो ये फंक्शन बस इतना ही था, इतने में ही अपना काम चल जाएगा। अब हम इसी फंक्शन को, अब एक तरीके, एक तो ये फंक्शन था, ये एक तरीके का हमने जितने लिए वो पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ। अब आगे फंक्शन में आएगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में के बाद अपन लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, अब फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उठाता हूँ, फिर आगे अपन लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे, और थोड़ा उससे जब आगे चलोगे तो अपन लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि लॉग का ही उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। तो चूंकि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। तो चलो पहला जो सबसे तुम्हारा प्यारा दुलारा जो कक्षा 10 से तुम पढ़ के आए थे, वो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया, अब यहां पे यही पढ़ने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, इसी का उल्टा भी होगा, उसको हम बोलेंगे आईटीएफ, उसको हम बोलेंगे आईटीएफ। इसी का उल्टा जो होगा इसको हम बोलेंगे आईटीएफ, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अरे सोचो ना यार, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ वाई इज इक्वल टू, हम मतलब इसको इससे रिप्लेस भी तो कर सकते हैं ना हम। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है तो हम उसका इनवर्स फंक्शन भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। अच्छा, हर फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं होता है, कुछ फंक्शन का जो ऑन वन और ऑन टू टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब आगे चल के पढ़ोगे कि किन किन फंक्शन के इनवर्स पॉसिबल है, किन किन फंक्शन के इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ऑन वन ऑन टू ये सब में मैं तुम्हें मतलब बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव में मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला हूँ। पर अभी फंक्शन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, उसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। तो पहला हमारा फंक्शन है दैट इज टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके आगे हम लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, लेकिन टिग्नोमेट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें हर दूसरे क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मास्टर तुम बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ाओगे तो 2 साल में भी हमारे सिलेबस खत्म नहीं होगा? किसी को ऐसा लग रहा है क्या? अरे जल्दी बताओ, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है? चैट बॉक्स में फटाफट सारे लोग बताओ। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, तुम्हारा 8 महीने में सिलेबस खत्म होगा, परेशान मत हो। अब फंक्शन जो होता है, यहाँ पे इनपुट जानते हो क्या होता है? यहाँ पे इनपुट होता है एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो इनपुट होता है वो होता है एंगल। ठीक है, जो इनपुट होता है वो क्या होता है, एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट है वो एंगल है। अब तुम्हारे मन में आता है कि एंगल क्या होगा, जैसे वहां पे y और x था, यहाँ पे एंगल होगा। अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया एंगल क्या होता है। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भैया एंगल क्या होता है? किसी को समझ में आ रहा है एंगल क्या होता है? एंगल कुछ नहीं है, एंगल इज नथिंग। एंगल जो है दो लाइंस के बीच का, दो लाइंस के बीच का, जैसे मेरी 2 उंगलियां, एक ये एक ये, 2 लाइन है, इनके बीच का जो झुकाव है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, इससे ये स्ट्रेट लाइन कितना झुकी हुई है, इसके बीच के झुकाव को हम बोलते हैं एंगल। एंगल क्या है? एंगल कुछ नहीं है, एंगल इज द मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस। 2 लाइंस के बीच का झुकाव जो होता है एंगल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या होना चाहिए, दोनों लाइंस क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वैसे तो 2 लाइंस हमारी सेम प्लेन में ही होंगी, लेकिन हम आगे चल के स्क्यू लाइन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्क्यू लाइंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बट अभी मतलब एक प्लेन में अगर 2 लाइंस हैं तो उनके बीच का जो इंक्लिनेशन है उसको हम बोलेंगे एंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल। तो जैसे ये 2 लाइन है, एक L1 है, एक L2 है, एक L1 है और एक L2 है। इनके बीच का जो झुकाव है उसको बोलते हैं थीटा, या इसको बोलते हैं एंगल। अब एंगल हम ना बचपन से मापते आए हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंगल जो मापने का तरीका है, जैसे अगर मैं तुम्हें एक 2 लाइंस दूं, ए एंगल मतलब ये लाइन L1 है और ए लाइन L2 है, ए लाइन L1 है और ए लाइन L2 है। इन दोनों के बीच का एंगल तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो कितना है।
जस्ट गेस। ये बचपन से मापते आए हो यार, बचपन से मापते आए हो। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है बच्चा? जैन होल, नितिक तोमर, एमडी नाशिर, एंगल इन दोनों लाइंस के बीच का 90 डिग्री। तुमने 100%, ये तुम पहले से देखते आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच का जो झुकाव है 90 डिग्री है, इस पे डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। चलो एक लाइन है L1, और एक लाइन यहीं से इधर जा रही है। आहा यार, मैं तो बहुत बेकार ड्राइंग बनाता हूँ, बता रहा हूँ। दिस इज L2। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों लाइन का बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? बोलो, अरे बोलो। 180 डिग्री, am I right? अच्छा ठीक है, इसी लाइन को मैं मोड़ के एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल इसके सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? तो ऑफ कोर्स 360 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ है ना, हाँ है ना, एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो ये तुम बोल रहे हो 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल। एंगल को हम बचपन से दो तरीकों से मापते आए हैं, पहला है डिग्री, और दूसरा अब हम मापेंगे रेडियन में भी। दो तरीके से हम एंगल को मापेंगे, पहला है डिग्री और दूसरा है रेडियन। तो एंगल को दो तरीका, दो एंगल के दो यूनिट्स यहाँ पे अपन लोग बताते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड था, जो स्टैंडर्ड बनाया गया था, उसमें एंगल को रेडियन में मापा जाता है या यूनिट में या डिग्री में मापा जाता है? एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, अब अभी आगे तुम चल के यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे, बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग पढ़ के आया हो, तो तुम बताओ एसआई सिस्टम में एंगल को रेडियन में मापते हैं या डिग्री में? जल्दी बोलो। एंगल को डिग्री में मापते हैं या रेडियन में? ऑफ कोर्स रेडियन में मापते हैं, लेकिन डिग्री सबसे ज्यादा प्रचलित है। मैंने तुम्हें दिखाया तो तुमने ये नहीं बोला कि सर π/2 रेडियन है, तुमने क्या बोला? दिस इज 90 डिग्री। ये सबसे ज्यादा प्रचलित है कि नहीं है? तुमने इसको ये नहीं बोला कि सर पाई रेडियन है, तुमने इसको ये नहीं बोला कि ये पाई रेडियन है, तुमने बोला ये 180 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अब एंगल समझ में आ रहा है, तो अब हम एंगल को, अब चूंकि एंगल के दो यूनिट हैं, रेडियन भी है और डिग्री भी है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? जैसे जैसे मान लेते हैं एक वायर है 1 मीटर लंबा है, तो कोई इसको मीटर में भी बोल सकता है और कोई इसको क्या बोल सकता है, किसी और यूनिट में बोल सकता है। जैसे इसको एमएम में बोल ले, मिलीमीटर में बोल ले, कोई इसको क्या बोल सकता है, किलोमीटर में बोल सकता है कि 0.005 मीटर है ना। अगर ये मान लो 1 मीटर लंबा है, तो इसको ये क्या बोल सकता है, 1 मीटर को बोल सकता है 0.01 किलोमीटर लंबा है ना, है कि नहीं? तो इसका, हाँ, कोई इंच में भी बोल सकता है। तो अब चूंकि इंच का रिलेशन है मीटर के साथ, किलोमीटर का भी रिलेशन है मीटर के साथ। जैसे 1 किलोमीटर में कितना कितना मीटर होता है? बोलो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो अगर कोई वायर 1 मीटर लंबा है, तो 0.001 किलोमीटर लंबा भी उसे कहा जा सकता है। तो इसी जिस तरीके से इन दोनों में एक रिलेशन है, उसी तरीके से डिग्री और रेडियन में भी रिलेशन है, और हमें डिग्री और रेडियन का रिलेशन आना चाहिए। तो चलो हम थोड़ा समझते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये चीज छूकी तुम्हें आती होगी, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मेरा लेक्चर वो बच्चा भी अटेंड कर सकता है जो 11th में है, या जिसको कुछ भी नहीं आता, या जो 12th पास आउट है और जिसकी पूरी की पूरी 11th और 12th बर्बाद हो चुकी है, उसके लिए भी है। तो चूंकि मैं बेसिक से करा रहा हूं, तो दैट इज फॉर यू। चलिए, ओके, ठीक है। चलो, एक सर्कल है, एक सर्कल है। अब सर्कल में क्या है, रेडियस होता है, ठीक है, या सर्कल का रेडियस है? अब तुम बताना। सर्कल को मैं दो भागों में बांट देता हूं, सिंपल। मैं अपने को, मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं डिग्री और मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं बेसिकली डिग्री और रेडियन के बीच में। डिग्री और रेडियन के बीच में एक सर्कल था,
इसको मैं इसमें बांट दिया। कितने लोगों को ये सर्कल दिख रहा है और कितने लोगों को ये गोला दिख रहा है, स्फेयर दिख रहा है? किसी को गोला तो नहीं दिख रहा है? अरे किसी को गोला तो नहीं दिख रहा है? अरे गोला दिख रहा है क्या किसी को? यस, किसी को गोला नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, गोले और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? गोले और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है? गोले और स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है? तुम लोग बचपन में गोली मारते थे हैं? सर्कल बनाते, तुम लोग सर्कल बनाते थे या गोली? सर्कल बचपन में बोलते हैं ना, गोली मारना सिखाते हैं, गोली बनाना सिखाते हैं। तो सर्कल बनाना सिखाते हैं या गोला, स्फेयर बनाना सिखाते हैं या सर्कल? बोलो, मतलब बचपन में गलत सिखाया करते थे, है ना? गोला 3D में होता है, गोला मतलब बॉल, और सर्कल मतलब चूड़ी। तो देखो, चूड़ी क्या 2D में है और गोला क्या 3D में है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दो, बिटवीन बोथ। ठीक है, आप घर वाले बचपन में बोलते थे गोली बनाओ, वो गोली नहीं बनवाते थे, एक्चुअली वो सर्कल बनवाते थे। वो 2D में थोड़े ना था, 3D में था ना। सॉरी, वो 3D में थोड़ी ना था, 2D में था, पर झूठ बोलते थे। बट कोई नहीं, चलो। एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है। अच्छा, यहां से यहां इस बड़ी लाइन को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये है अपना आर्क। अच्छा, ये आर्क इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? सिंपल, ये आर्क इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मतलब इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है? तो बेसिकली ये 180 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री है, ये हम डिग्री में बता रहे हैं, ठीक है, ये हम डिग्री में बता रहे हैं। अपने को रेडियन में नहीं पता, लेकिन अपने को एक एंगल पता है, एक एक फॉर्मूला पता है। एसआई सिस्टम अपन लोग पढ़ेंगे आगे, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो एंगल होता है, वो एंगल होता है किसी भी आर्क के द्वारा। कोई भी आर्क, जैसे ये आर्क है, ये इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये होता है, इसको बोलेंगे आर्क, इसको चाप बोलते हैं, आर्क। तो ये होता है आर्क। इसको बोलेंगे आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, ए एंगल का फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि ये फॉर्मूले से आ रहा है ना, तो ये फॉर्मूले से जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है। थीटा रेडियन इज इक्वल टू, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला सबको याद ही होगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी आर्क कितना एंगल बना रहा है, इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो चूंकि ये आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क है, तो मैं इससे थीटा रेडियन निकालना चाहता हूँ, थीटा रेडियन निकालना चाहता हूँ। तो ये होगा आर्क। इस आर्क की लंबाई जरा बता देना। पूरे सर्कल की लंबाई कितनी होती है? पूरे सर्कल का पैरामीटर कितना होता है? 2πr, एम आई राइट? अरे पूरे सर्कल का कितना होता है? 2πr। और सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो अगर मैं इसका ये पूछना चाहूँ, ये परिधि पूछना चाहूँ, जो हाफ है, हाफ पैरामीटर पूछना चाहूँ, तो 2πr का आधा, क्योंकि πr इधर है और πr इधर है, तो मैं इसको बोलूंगा πr अपान रेडियस कितना है? r। तो थीटा जो होगा रेडियन में, जो होगा वो पाई के बराबर होगा। और थीटा की वैल्यू जो रेडियन में है वो पाई के बराबर है। और थीटा हम ऐसे कैसे जानते हैं? थीटा की वैल्यू हमें कितना पता है? तो थीटा की वैल्यू हमें पता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है? पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। 180 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है? पाई रेडियन के इक्विवेलेंट है। तो अगर मुझे कभी 1 डिग्री की वैल्यू निकालना हो, तो 180 को मैं इधर भेज दूंगा, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री जो हुआ पाई अपान 180 रेडियन के बराबर है। और अगर मुझे कभी 1 रेडियन की वैल्यू निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा? पाई को इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपान पाई रेडियन। एम आई राइट और नॉट? कितने लोगों को बहुत इजी लग रहा है? ओह, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। तो जब पाई को डिग्री में बदलना हो, या डिग्री को, मतलब जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो, या रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वी कैन डू ऑल द थिंग्स, एम आई राइट? ठीक है, जैसे जैसे एक सवाल बताओ, पाई, देखो एक सवाल, 90 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो हमें क्या पता है? पाई रेडियन की वैल्यू क्या है, या 180 डिग्री की वैल्यू क्या है? हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 डिग्री की वैल्यू क्या है? पाई रेडियन, ठीक है ना? तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 180 रेडियन।
तो ना हमें 1 डिग्री थोड़ी ना चाहिए, हमें तो 90 डिग्री चाहिए, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई 180 इंटू 90 रेडियन। तो बेसिकली क्या हुआ, पाई बाई 90 से काट दो, पाई बाई 2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 2 रेडियन के बराबर आ रही है। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट। मतलब बेसिकली हमने किया क्या, बेसिकली समझो हमने किया क्या, हमें 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन में आ गया। डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया। अगर यही होता ना पाई बाई 2 रेडियन, इसको हमें डिग्री में बदलना होता, तो पाई बाई 2 को हमें रेडियन में रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कट गया, दैट इज 90 डिग्री। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? चलो 60 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाओ, फटाक से बोलो, 60 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाओ, 60 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाओ बच्चा पार्टी, 60 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाइए। हेलो बच्चा, हेलो बच्चा लोग, 60 डिग्री को कितना आएगा, तो 60 डिग्री है, तो मैं इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रेडियन में बदल जाएगा, तो 18 पाई बाई 3 रेडियन, हाँ या ना। अच्छा बेसिक से कैसे करेंगे, तो बेसिक से हमें किसको, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो हमें पता है 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है पाई रेडियन के बराबर होती है। अच्छा एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई बट्टा 180 रेडियन के बराबर होगी। हमें 1 डिग्री तो निकालना नहीं है, हमें 60 डिग्री निकालना है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बटा 180 गुणे 60 रेडियन के बराबर होगा। तो अरे बचपन का नियम है, बचपन में गणित पढ़ते थे, एक पेन का दाम 4 रुपया, तो 4 पेन का दाम कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाँ या सिंपल सिंपल। तो कुल मिला जुला के अच्छा एक सवाल थोड़ा और कर दो, इसमें थोड़ा मुझे तसल्ली मिल जाए। पाई बाई 6 रेडियन को आप डिग्री में बदलिए, चलिए पाई बाई 6 रेडियन को आप डिग्री में बदल दीजिए, जल्दी बोल दो, कैसे बोलोगे सर, पाई बाई 6 रेडियन है, पाई बाई 6 रेडियन है, डिग्री में बदलने के लिए 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिग्री में आ जाएगा, पाई से मार दिया, 36 के 18, ये आ गया 30 डिग्री आंसर। बेसिक से कैसे करोगे, बेसिक में बोलोगे क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटा पाई। अब एक पेन का दाम इतना है, तो पाई बाई 6 पेन का दाम कितना होगा, तो पाई बाई 6 रेडियन बराबर क्या करना होगा, 180 अपान पाई में मल्टीप्लाई करो पाई बाई 6 से, पाई ने पाई को मार दिया, 36 18, तो दैट विल बी 30 डिग्री आंसर। Am I right or not? Is it clear? Is it easy? Is it clear or not? सर बहुत है, ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि सर जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो हमें क्या करना होगा, जब भी हमें डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो क्या करना होगा, बताओ क्या करना चाहिए। सिंपल, डिग्री से हमें रेडियन में जाना है, डिग्री से हमें अगर मान लो x डिग्री दिया हुआ है, तो x डिग्री दिया हुआ है तो उसमें क्या कर देना है, जैसे 30 डिग्री दिया हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे, पाई बाई 180 से, पाई बाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। और अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना हो, रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करोगे, तो फिर भी मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180 बटा पाई से। ये बस कंक्लूजन याद रख लेना, सिंपल। जैसे जैसे बोलो 270 डिग्री है, उससे हमें रेडियन में जाना है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 27 और 9 दूना 18, 3 पाई बाई 2। इज इट राइट, इज इट राइट और रॉन्ग, हाँ सर इज इट राइट। अगर मैं बोलूं पाई बाई कुछ भी ले लो, पाई बाई 8 ले लो, पाई बाई 4 ले लो, पाई बाई 4 को थोड़ा डिग्री में बदलो तो क्या करोगे,
तो पाई बाई 4 में मल्टीप्लाई कर दो 180 बटा पाई से, यही कहता है ना रूल। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन था, इसको हमें डिग्री में चाहिए, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 180 बटा पाई से, मैं पाई से पाई मार दूंगा और ये 45 बार में मर जाएगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू जो है पाई बाई 4 है। एम आई राइट? चार्ट बना दूं? चार्ट बना दूं गाइस? अरे चार्ट बना दे कि नहीं? कोई जगह नहीं खाली है क्या? ठीक है, चलो एक चार्ट बना दे, एक चार्ट। चलो तुम जल्दी जल्दी बोलते चलना। एक चार्ट बना रहे हैं अपन लोग, ठीक है? चलो एंगल लिख देते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इतना तो याद ही रख लो, इतना तो याद ही रख लेना। आगे 120 डिग्री हो गया, ठीक है, और 135 डिग्री हो गया, और बस ठीक है 270 डिग्री हो गया। फटाक से रेडियन में कन्वर्ट कराओ, 0 को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या आ रहा है? 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या आ रहा है? जल्दी बोलो। इस पूरे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 0 में मल्टीप्लाई करना है किससे? पाई बाई 180 से, क्या आएगा? 0। 30 को मल्टीप्लाई करना है तो 30 में मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, जल्दी बोलो क्या आएगा? अब याद रखना, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है? अरे आ नहीं रहा है क्या? दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, बस इसके बाद वाले में कलर यूज कर लूंगा, अभी मैं चार्ट बना दिया हूँ, कलर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? बाई बाई 6। अगले वाले में क्या करोगे? इसको थोड़ा डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 60 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? पाई बाई 180 से, 36 18, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है? पाई बाई 3। इसको थोड़ा करो, 90 डिग्री को पाई बाई रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। तो 90 डिग्री किसके इक्वलेंट है? पाई बाई 2 के। 180 120 को कन्वर्ट करो, तो 120 को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 120 गुणे पाई बाई 180, कन्वर्ट करो, 6 दूनी 12, 36 18, तो डेट इज 2 पाई बाई 3। अच्छा 120 को तुम ऐसे भी लिख सकते थे 90 प्लस 30, तो इसको भी तुम लिख सकते हो। 90 को क्या लिखोगे? पाई बाई 2 प्लस 30 को लिख लो पाई बाई 6, हाँ या ना? ऐसे भी करो, देखो यही आएगा, सॉरी पाई बाई, सही है ना? पाई बाई 6 यही आएगा, ठीक है? अच्छा 135 को कैसे करोगे? तो 135 को कन्वर्ट करोगे पाई बाई 180। अच्छा 180 को, अच्छा इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 120 को 180 माइनस 60, 180 की जगह पे तुम पाई लिख लो, 60 की जगह पे पाई बाई 3 लिख लो, एलसीएम ले लो, देखो आ रहा है 2 पाई बाई 3, तो तुम ऐसे भी लिखोगे तो वही आएगा, ठीक है? 135 डिग्री को कन्वर्ट करोगे, काट के दो, काट के देखो, फटाफट काटो यार, 135 को काट के देखो क्या आ रहा है, जल्दी से काटो। किससे काट लें? चलो बेसिक 5 से काटते हैं, है ना? बेसिक 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 छके 30, तो ये हो जाएगा 27। और इसको तुम काट लो, 9 से काट लो, है ना? 9 से काट लो, 29 27, 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एम आई राइट? अच्छा 270 को करो, तो 270 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, कितना आ रहा है भाई? 9 से काट लो, 29 27, 9 दूना 18, ये हो गया ना? 0 से 0 पहले काट दिया था, 3 पाई बाई 2। अब 270 को तुम ऐसे लिख सकते थे 180 प्लस 90, अब 180 को कितना लिख सकते हो? पाई रेडियन, प्लस 90 को पाई बाई 2 रेडियन, इसमें भी देखोगे तो 2 1 3, 3 पाई बाई 2 ही आएगा आंसर। तो एक टेबल है जो तुम्हें बेसिकली याद रखना है, अगर कभी क्वेश्चन में आए 3 पाई बाई 2 तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि दैट इज ये बेसिकली कुछ नहीं है, 270 डिग्री ही है। तो क्या इतना तुम्हें याद रहेगा? क्या तुम इतना याद रख पाओगे? अरे क्या तुम इतना याद रख पाओगे चचा? क्या तुम्हें इतना याद रहेगा? बोलो। तो ये बेसिकली एंगल था। अब एंगल में क्या होता है ना, देखो एंगल में क्या होता है, एंगल में भी ना थोड़ा सा ना झोलझाल होता है। क्या झोलझाल होता है? थोड़ा सा झोलझाल, में ज्यादा नहीं इस पे पीएचडी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा झोलझाल बताता हूँ। जैसे चलो थोड़ा झोलझाल समझते हैं। एंगल में थोड़ा सा झोलझाल होता है।
अब क्या झोल जाल होता है, लेट मी एक्सप्लेन। झोल जाल मैं तुम्हें एक एंगल का बताता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर में कितना होता है, या ऐसे समझो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है कि नहीं। तो 1 घंटे में कितना मिनट हुआ, 1 घंटे में कितना मिनट हुआ, 1 घंटे में 60 मिनट, और मिनट के जगह पे सेकंड लिखना है तो 60 गुणे 1 मिनट के जगह पे सेकंड लिखोगे तो 60, तो ये हो गया 3600 सेकंड। तो इसका मतलब हावर से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, सेकंड से भी छोटा होता है नैनो सेकंड, पिको सेकंड, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक बोलचाल भाषा के बारे में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से डिग्री होता है, डिग्री से छोटा होता है मिनट, उससे छोटा है सेकंड। जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर है, ये लगा दिया तो मिनट हो गया 60 सेकंड, डबल ओ लग गया तो सेकंड। तो अगर कहीं पे दे रहा है कि 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री 30 सेकंड, तो इसका मतलब ही है ये 60.5 डिग्री के बारे में बोल रहा है। 30 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 60 डिग्री 30 सेकंड का मतलब हुआ 60.5 डिग्री। मतलब जैसे 60 डिग्री प्लस 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड मतलब क्या, 30/60 मिनट, ठीक है। 30/60 मतलब 30 सेकंड मतलब सॉरी 30 मिनट मतलब 30/60 डिग्री, तो ये हो गया 60 + 1/2, तो कितना हो गया 60.5। बात समझ में आ रहा है डिग्री में। तो कई बार ना ये डिग्री को ना, एंगल को डिग्री में, डिग्री के साथ साथ ना उसमें मिनट भी लगा देता है। कई बार डिग्री के साथ साथ मिनट, और मिनट के साथ साथ सेकंड भी लगा देगा। हालांकि मैथ्स में ही अपने को देखने को मिलेगा, बेसिकली फिजिक्स में तो ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर कहीं देखने को मिला तो मैं वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो डिग्री से भी छोटे उसके खुद के यूनिट होते हैं, सेकेंड होता है, मिनट होता है, लाइक दैट। तो ये चूंकि ये जो था एंगल के बारे में था, अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। नाउ यू आर रेडी फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो कितने लोग रेडी हैं सर, बताएं। यू गाइज आर रेडी। क्या गलत है 135 वाला, अरे तो सही कर लो ना, ये कौन सी पीएचडी वाली चीज है, लो हो गया है तो चलो सही कर लेते हैं 135 वाला। चलो 135 में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 135 में मल्टीप्लाई करूंगा पाई बटा 180 से। अब जैसे तुम कह रहे हो कि मेरा आया था 3π/4, तुम कह रहे हो ये गलत है, चलो कोई बात। 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 + 45, एम आई राइट। अरे ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, हो तो गया 135। 90 डिग्री को लिख सकता हूँ π/2, 45 को लिख सकता हूँ π/4। एलसीएम लो, 4 हुआ, 2 दूना 4 + पाई, तो ये हो तो गया 3π/4। कैसे गलत है यार, कैसे गलत है, अरे कुछ गलत नहीं है, सही है, सही है गाइस। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट टिग्नोमेट्री नाउ। तो टिग्नोमेट्री में चले, साइन कॉस फलाना ढिमकाना टैन पढ़े, बोलो आर यू रेडी गाइस। हाँ भाई मैं इसी ऐप पर लूंगा क्लास, यस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब तुम में से किसी के पास कोई डाउट है तो हैंड राइज कर लो, पहले मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलो किसी को डाउट है तो हैंड राइज करे, प्लीज राइज योर हैंड एंड कम्युनिकेट विथ मी। हाथ खड़े करो कोई। हाँ नाशिर बोलो, क्या डाउट है इतने में जो मैंने पढ़ाया। भैया वो डाउट इस पे क्लास से रिलेटेड डाउट था, पूछ रहे थे। पूछो क्या डाउट है। सर भैया जूम पे नहीं करा सकते आप क्लास? नहीं नहीं जूम पे, उसमें क्या होता है ना, फिर रिकॉर्डिंग मैनुअली डालनी पड़ती है। देखते हो दूसरे वाले केमिस्ट्री सर, कभी कभी भैया रिकॉर्डिंग, कभी 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 उनकी रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है, कभी कभी अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म इज बेटर, ये अपना खुद का है। जूम तो किसी और का है ना, थर्ड पार्टी है ना वो। भैया लैपटॉप पे नहीं है सर, मतलब लैपटॉप पे से करो तो ऐप पे तो सिर्फ परचेसिंग दिखा था, सोच रहे लैपटॉप तो तो वो ठीक लगा। नहीं तो लैपटॉप पे तुम इसे देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर भैया वो ओपन कर रहे हैं तो उस पे सिर्फ परचेसिंग दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था।
थे तो ऐप पे गए थे तो फिर परचेजिंग का उसमें कलर परचेज करने के लिए फिर आया था ऑप्शन। अरे नहीं यार, ऐसा ऐसा नहीं आया, पहले लॉगिन करोगे तो नहीं आएगा ऑप्शन। ठीक ठीक है। है, मैं तुम्हें लिंक बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, जो लोग ऐप से देखना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, दे जस्ट हैव टू गो इन। तुम यहाँ पे जाओ। Shit. तुम यहाँ पे जाओ, अपनी वेबसाइट है एसटीबीजी, वेबसाइट से देख लो ना। ये वेबसाइट है अपनी, यहाँ पे जाके लॉगिन करो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके लॉगिन करो। लॉगिन करोगे तो ये नंबर आएगा। ठीक है, तुमसे नंबर मांगेगा। ठीक है, जैसे ही तुमने लॉगिन कर लिया ओटीपी मांगेगा। ठीक है, आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेना। यहाँ से जाओगे ना, यहाँ पे जाके तो आप यहाँ से जाके लेक्चर्स, अपने सारे लेक्चर्स, मतलब जो भी आपको लेक्चर देखना हो यहाँ से, मतलब ये समझ लो पीसी है तो तुम यहाँ से जाके लेक्चर, सेम लेक्चर जो मैं ले रहा हूँ लैपटॉप से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैपटॉप से देखो, फ़ोन से देखो, टैबलेट से देखो, एवरीथिंग इज़ ओके। हाँ नितिक तुम बताओ, नितिक तोमर। ये खुल नहीं रहे मतलब लैपटॉप पे लेक्चर। अरे वो मैं आज मैं एक्चुअली उसको, उसकी सेटिंग करना भूल गया था। एक्चुअली हमें परमिशन देना पड़ता है कि लैपटॉप से, तो मैं करना भूल गया था। मैं अभी कर देता हूँ तो तुम उसे डाउनलोड भी कर पाओगे ऐप विद इन द ऐप, और तुम इसे इस क्लासेस को देख भी पाओगे। ठीक है, एनी मोर डाउट? जो पढ़ा उसमें तो कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है गाइज, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। और इसके बाद चलो कल से कंटिन्यू करते हैं, आज ही सब नहीं पढ़ाएंगे जैनुल, परेशान मत हो। अच्छा एक बार फीडबैक दे दो, तुम लोग को कैसा लगा लेक्चर? हाउ वाज दैट? इज एवरीथिंग इज ओके? अच्छा लगा पढ़ के? ऐसा तो नहीं है कि बहुत बेकार लगा? ऐसा तो किसी को नहीं लगा ना? क्यों भाई शाहिल अहमद, सब समझ में तो आ रहा है? बोलो शाहिल, शाहिल, एवरीवन। हाँ हाँ, मेरी 8 बजे से क्लास होगी, 8 से 9:30 डेली मेरी क्लास होगी। और हो सकता है इसके बाद तुम्हारी मैथ्स चले, अभी देखते हैं मैथ्स का क्या हिसाब किताब है। और मतलब हो सकता है परसों नरसों से तुम्हारी एक दिन में 4 क्लासेस चले, क्योंकि इधर कुछ दिन तक क्लास नहीं हुआ, हम बच्चों का वेट कर रहे थे। पर अब 4 क्लासेस अगले नेक्स्ट मंथ तक चलेंगी, फिर 3 हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है अभिषेक। ओके थैंक यू कमल रजा। ओके अबरार, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। कुछ कहना है अभिषेक भाई? एवरीथिंग इज ओके? अरे तुम लोग टेंशन मत लो यार, फिजिक्स में इतना करके आओगे कि तुम आईटी जेई में भी बैठोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि बहुत तगड़ा कराओ, तुम्हें बहुत अच्छे से आ रहा है, और तुम मोस्टली क्वेश्चंस जेई मेन के अटेम्प्ट करके ही आओगे, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। और चूंकि मैं, हमारा जो प्रैक्टिस वगैरह डिज़ाइन होगा वो एएमयू के भी हाथ पे तुम्हारे टेस्ट सीरीज वगैरह डिज़ाइन होंगे, तो बहुत ईजिली तुम्हारी स्पीड को बूस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके जैनुल, ठीक है, ठीक है जैनुल। टेबल बता। टाइम टेबल तुम्हें ग्रुप में मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा टाइम टेबल का। टाइम टेबल बन गया है, सारे टीचर्स अब वो तो 1-2 दिन में क्लास सारे टीचर्स लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, शाहिल अहमद, इज इट फाइन? ओके ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। तो चलो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, जय हिंद। ललित भाई, ए ललित कहाँ गया ललित? जल्दी जाओ मैथ्स लगा दो। अरे नहीं नहीं, मैथ्स लगा दो, इनका पिछवाड़ा लाल कर देना आज, ठीक है? मुझे तो एक लड़का कह रहा है सर सब कुछ आज ही पढ़ा देंगे क्या? अब तुम जाओ, मैं बता रहा हूँ, तुम उसको पढ़ाओ, एग्जॉस्ट कर देना आज इन सबको, ताकि लगे कि भैया गलती कर दी है चिल्ला के।